दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वे भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका एक सिटीजन जो कि मारा गया है, हरदीप सिंह निज्जर, और जिसको भारत एक सेपरेटिस्ट टेररिस्ट घोषित कर चुका है, उसकी हत्या के मामले में भारत से कोऑपरेशन चाहता है। और दोनों ही देशों में कुछ दिनों से यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को निष्कासित कर दिया है, यानी कि अपने देश छोड़ने के लिए कह दिया है। आखिर ये जो मामला है पूरा, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में एक सबसे लोएस्ट पॉइंट हिस्ट्री में माना जा रहा है। और आखिर देखते हैं कि इस सब के कारण क्या है, इन सब के परिणाम क्या हो सकते हैं, और आखिर यूएस कनाडा रिलेशन जो है इस समय कैसा चल रहा है, और क्यों यहां पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है पंजाब की, खालिस्तान की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है दोनों देशों के रिलेशन में। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है, क्योंकि यहां पर दो देशों के बायलैटरल रिलेशन की बात है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस न्यूज को। और आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित, और दोस्तों आप देख रहे हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पर देखें तो 2022 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसमें जो इंडिया का रोल था, उस पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इंडिया के नेबरहुड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और इंडिया का जो रोल है श्रीलंका के साथ और श्रीलंका के रिलेशंस में, यहां पर उस पर चर्चा करने की बात की गई है, क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है आपसे यूएस, इंडिया यूएस के बारे में बात कर ले, इंडिया कनाडा के बारे में भी बात कर सकता है, क्योंकि यहां पर कनाडा की जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाए रखने में, बनाए रखने में, जिंदा रखने में। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा 2023 प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक कवर होगा, जहां पर बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी चीजें कवर होंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री का, जो कहता है कि भाई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था भारत के और कनाडा के रिलेशंस में। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, यहां पर कई सारे भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और बताएंगे कि भाई यहां पर ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, ये इनमें से कौन से सन में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर देखेंगे कि भाई हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं। तो आपको एक तो पता चलेगा कि आखिर ये जो इशू चल रहा है, ये किस चीज का इशू चल रहा है, कौन है हरदीप सिंह निज्जर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और ये सारा मैटर आखिर चल क्या रहा है। उसके अलावा इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे किस तरह से चल रहे हैं। उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि भाई कुछ फ्रिक्शंस क्या हैं, यानी कि कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है दोनों देशों के संबंध में। और उसके बाद यहां पर देखेंगे कि रिलेशन जो ये अभी चल रहे हैं, इन पर इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। ये सारी जो डेवलपमेंट हुई अभी, यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को, डिप्लोमैट्स को जो निकाला है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है दोनों देशों के रिलेशन में। और अगर यहां पर बात करें, आप देख सकते हैं कि भाई कनाडा ने, ठीक है, शुरुआत की थी कि सबसे पहले एक इंडियन डिप्लोमैट को कनाडा ने निकाला था। ठीक है, अगर आप बात करें 2 से 3 दिन पहले कनाडा ने सबसे पहले एक इंडियन डिप्लोमैट को अपने देश से निकाला था, और यह कहा था कि इस डिप्लोमैट का एक पॉसिबल लिंक है किसके साथ, उनके एक एक्टिविस्ट, उनके एक सिटीजन और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर का, उनकी हत्या में। अब अगर बात करें पूरा मामला क्या है, दरअसल हरदीप सिंह निज्जर जो है ये एक सेपरेटिस्ट और इंडिया की तरफ से घोषित टेररिस्ट हैं, और ये इंडिया की तरफ से घोषित जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये कनाडा के अंदर पंजाब के लिए खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाते हैं। ठीक है, वहां पर इसको लीड करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सिक्स फॉर जस्टिस, इंडिया ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है। साथ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है, इसको भी इंडिया ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, जिससे जुड़े हुए आपको हरदीप सिंह निज्जर देखने को मिलते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो है जालंधर से आते हैं, और कनाडा जाकर पहले इन्होंने प्लम्बर का काम करा, और फिर उसके बाद जाकर वहां पर धीरे धीरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े, और फिर वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करने लगे। अब यहां पर दरअसल इनकी जून के अंदर 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक गुरुद्वारे के बाहर, और उसके बाद से ही ये कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है, कनाडा की जो इंटेलिजेंस है, कनाडा के जो भी अथॉरिटीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनका कहना है कि पोटेंशियल लिंक है भारत का इस हत्या में। ठीक है, उनका कहना है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, भारत है, उनका पोटेंशियल लिंक है। पोटेंशियल लिंक का मतलब अभी चीजें प्रूव नहीं हुई हैं कि भारत का लिंक है या नहीं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उनका कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि भारत इसके अंदर शामिल है।
ठीक है। और ये एक कैनेडियन सिटीजन की किलिंग के रूप में इसको एक तरह से देख रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर भारत इसके अंदर शामिल है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर शामिल है, तो एक कैनेडियन सिटीजन का कनाडा की धरती पर अगर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है, भले ही वो एक सेपरेटिस्ट लीडर हो भारत की दृष्टि में, उनका कहना है कि ये कनाडा की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, साथ में ये एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या है। ठीक है। और इस मामले में इस तरह से आरोप भारत के ऊपर लगाया गया कि भारत इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये चीजें अभी प्रूव होकर सामने नहीं आई हैं। और जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि G20 की मीटिंग के दौरान भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगे ये मुद्दा उठाया कि जो कनाडा की धरती है उसको किसी भी तरह से आप दूसरे बाहरी जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, वो आकर कनाडा की धरती को इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि कनाडा की सॉवरेनिटी वायलेट हो। ठीक है। और ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो ये इस तरह के आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है। अब कनाडा ने यहां पर आरोप लगाया है कि भारत जो है इसके अंदर, इस किलिंग के अंदर शामिल है। ठीक है। इसी चीज के ऊपर यही सब सारे आरोप लग ही रहे थे कि इतने में कनाडा के कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर एक्शन लेते हुए एक इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से निष्कासित कर दिया और कहा कि आप, कनाडा है जो, उसको लीव कर दीजिए। किसी भी डिप्लोमेट को अपने देश से निकालना, आप कह सकते हैं ऑफिशियल जो रिलेशंस हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा कदम होता है। जब आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, जब आप अपना डिसअप्रूवल, डिसअपॉइंटमेंट दर्ज कराते हैं किसी देश के प्रति, तो आप उस देश के डिप्लोमेट को, राजनयिक को, उस देश को, अपने देश को छोड़ने के लिए कहते हैं। तो ऐसे में यहां पर कनाडा ने एक भारतीय डिप्लोमेट को, जिनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह कहा गया फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको, जो डिप्लोमेट को निकाला जा रहा है, ये इंडियन इंटेलिजेंस के हेड चीफ हैं, हेड हैं कनाडा के अंदर। यानी कनाडा के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस को लीड करते हैं वो व्यक्ति, जो वो एक डिप्लोमेट है जिनको निकाला गया है। ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया, रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि भाई डिप्लोमेट को तो निकाला ही गया है, उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूएस के प्रेसिडेंट, और यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी बात की है इस पूरे मामले में, और यह भी कहा कि जनरल असेंबली यूएन के अंदर इस मैटर को उठाया जाए। ठीक है। तो यानी कि कनाडा इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। ठीक है। और यहां पर इसी बीच, इसीलिए उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए सारी चीजें की। और ये जो मामला है, अगर आप देखें, जून में किलिंग हुई, जून की किलिंग के बाद ही कनाडा के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर ये सारी बातें फैलने लगी कि भारत जो है इसके अंदर शामिल है। और उसी दौरान आपने देखा होगा कि जुलाई के अंदर काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी बढ़ने लगे थे इन सारे मामलों में। ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, फिर जब कनाडा ने एक्शन लिया, इंडियन डिप्लोमेट को निकाला, उसके बाद इंडिया ने इस चीज को कैसे लिया? तो इंडिया ने रिएक्शन देते हुए, जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी और कहा कि कनाडा ने जो भी आरोप यहां पर लगाए हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं और ये एब्सर्ड है, यानी कि इनका कोई भी आधार नहीं है और ये मोटिवेटेड है। ठीक है। तो यहां पर पूरी तरह से खंडन करा जो भारत सरकार है, उन्होंने कनाडा के इन पूरे आरोपों का पूरी तरह से खंडन करा। और यहां पर फिर एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने भी क्या करा, जो कैनेडियन राजदूत भारत के अंदर थे उनको बुलाया और कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर आप भारत को छोड़ दीजिए। ठीक है। और बताया जाता है कि जिस कैनेडियन राजदूत को यहां से निकाला गया है भारत के द्वारा, जिनको जाने के लिए कहा गया है, वो भी कैनेडियन इंटेलिजेंस को यहां पर हेड कर रहे थे, कैनेडियन इंटेलिजेंस को लीड कर रहे थे। यानी कि इंडिया ने बिल्कुल उतने ही अमाउंट का एक्शन लिया, जितने अमाउंट का इंडिया ने उतने ही अमाउंट का एक्शन लिया जितना कनाडा ने भारत के खिलाफ लिया था। तो यहां पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए, अपनी बात, अपनी डिसअपॉइंटमेंट दर्ज कराते हुए भारत ने भी इस तरह का कदम उठाया। और यही भारत का जो कदम था, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी कि जो कनाडा है वो भारत को प्रवोक नहीं करना चाहता है, उकसाना नहीं चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि भाई ये जो पूरा मामला हुआ है, यहाँ पर जो सिख सेपरेटिस्ट जो लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या जो हुई है, उस मामले में यहाँ पर भारत सरकार को जवाब दे, कोऑपरेट करे, ये सारी बातें यहाँ पर उनका कहना है। यानी कि थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो नजर आए जब भारत ने एक्शन लिया और थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। अब अगर बात करें सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, दरअसल ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर जो बहुत सारे सिख लोग हैं या फिर इंडियन डायस्पोरा है वो इन सारी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत थोड़े लोग कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में आपको, यानी विदेशी धरती पे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मूवमेंट को जिंदा रखते हैं, बनाए रखते हैं, और उसमें फॉरेन फंडिंग और बहुत सारी चीजें शामिल रहती हैं। दरअसल जब पंजाब के अंदर भारत में 1980 के दौरान सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपनी पीक पर पहुंची थी,
और फिर भारत सरकार ने उन पर एक्शन लिया। तब ऐसे में बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग थे वो निकलकर अलग अलग देशों में गए और वहां पर उन्होंने उस मूवमेंट को बनाए रखा, चलाया और उनको आज भी जिंदा रखा हुआ है। बताया जाता है कि भाई जैसे हरदीप सिंह निज्जर थे, ये सारी जो चीजें, ये मूवमेंट वहां पर चलती है, इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई का बहुत ज्यादा रोल होता है। फंडिंग वगैरह उनको मिलती है सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको, जैसे चाइना से, पाकिस्तान से। क्यों मिलती है? ताकि भारत को डिस्टेबलाइज रखा जाए, इसलिए इनको यहां पर फंडिंग मिलती है। और विदेशी धरती पर बहुत थोड़े लोग इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जिंदा रखते हैं। हालांकि इंडिया इनको अच्छे से डील करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहां पर कि भाई जुलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून में हुई थी। उसके बाद जुलाई में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे कनाडा में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह आपको थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे प्रोटेस्ट। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के भी कुछ मामले थे जिसके दौरान यहां पर अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी वगैरह के दौरान भी यहां पर प्रोटेस्ट जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के विदेशों में वो बढ़ने लग गए थे। ठीक है, और आपने ऐसी फोटो देखी होंगी जहां पर क्या कहते हैं, अगर हाई कमीशन ऑफिसर कनाडा के अंदर है तो यहां पर इंडिया और खालिस्तानी ग्रुप्स आमने सामने खड़े हैं। प्रो इंडिया ग्रुप तिरंगा लेके खड़े हैं और प्रो खालिस्तानी ग्रुप उनके सामने खड़े हैं और दोनों के अंदर कुछ गर्मा गर्मी हो रही है प्रोटेस्ट के दौरान। ऐसी वीडियोज और फोटोज आपने जरूर देखी होंगी। उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर पिछले सालों से 2021 में और फिर 2022 में कई बार यहां पर आप देखेंगे तो रेफरेंडम करवाने की कोशिश की गई कि भाई यहां पर सेपरेटिस्ट खालिस्तान एक देश बनाने की जो डिमांड है उसको लेकर रेफरेंडम करवाया गया, यानी कि जनमत संग्रह करवाया गया इन देशों में। तो यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में जब जनमत संग्रह हुआ, लंदन में जब यहां पर रेफरेंडम करवाया गया तो 2000 से भी कम वोट यहां पर मिले सेपरेटिस्ट लीडर्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा बात की जाती है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों का ही समर्थन इनको विदेशी धरती पे मिलता है, क्योंकि रेफरेंडम ने प्रूव कर दिया बहुत ही ज्यादा थोड़े वोट, और 150 से 200 वोट मिले थे जो उनका पहला राउंड था। ये तो टोटल वोट है 2000 से कम, वरना पहले राउंड में 150 वोट भी लेना मुश्किल हो गया था। तो ये था लंदन की धरती पर। उसी तरह से कनाडा के अंदर भी रेफरेंडम हुए, हर जगह रेफरेंडम करने की कोशिश की गई। और यही जो पॉइंट है दोनों देशों के संबंध में, यही जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पिछले कुछ सालों से। जैसे कि अगर बात करें 2022 के अंदर जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, इस पार्टी ने अलायंस बनाया, यानी कि गठबंधन बनाया एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। और ये जो पार्टी है ये पूरी तरह से जो खालिस्तानी रेफरेंडम है उसका समर्थन करती है, उसको चलाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जो नजदीकियां है कनाडा के अंदर सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ, उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं उनके साथ, इसको लेकर भारत जो है बहुत ज्यादा चिंतित रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जस्टिन ट्रूडो के साथ जब उनकी विजिट भारत में होती है तो कई बार वैसे गर्मजोशी हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि अगर बात करें 2018 का ये आर्टिकल है, 2018 में जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ भारत में आए थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब भारत में आए थे, लेकिन एक हफ्ते की एक ट्रिप थी और 5 दिन तक कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल भारत सरकार का उनसे नहीं मिला, उनको रिसीव नहीं किया। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी विजिट को भारत ने एक तरह से उनको उतनी गर्मजोशी ना दिखाकर भारत ने यह बताया कि हम उस चीज से खफा हैं, हम उस चीज से नाराज हैं जो कि आप अपने देश में करते हैं। यानी कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के जो सिंपैथाइजर्स हैं उनके साथ जब आप खड़े होते हो, इस तरह की चीजें जब आप करते हो, तो हम अपना प्रोटेस्ट इस तरह से दर्ज कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर दरअसल 2018 में जस्टिन ट्रूडो एक ऐसी रैली में, पार्टी में देखे गए थे जहां पर खालिस्तानी समर्थक लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो की जो नजदीकियां हैं खालिस्तानी संगठन से, उसी चीज को आधार बनाकर यहां पर भारत ने 2018 के विजिट में उनको कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो खालिस्तानी समस्या है ये कनाडा और इंडिया के रिलेशन में, आप सोच सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर रोल प्ले करती है। ठीक है, और ऑफिशियल रिलेशंस तक में रोल प्ले करती है। तो ऐसे में जरूरी है जानना कि भाई दोनों देशों के आखिर संबंध हैं किस लेवल पर। अगर बात करें मोटा मोटा तो 2022 में इंडिया जो है कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, भारत 10वां सबसे बड़ा विदेशी पार्टनर है कनाडा का। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है, इंडिया से जाते हैं। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें 40 मिलियन की जो आबादी है कनाडा की, उसमें से 14 लाख तो आपको कौन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 7 लाख से ज्यादा सिख लोग मिलेंगे। और कनाडा वो देश है जहां पर
सिख लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पंजाब के अलावा। तो भारत के पंजाब के अलावा दुनिया में कहीं और सबसे ज्यादा सिख लोग अगर आपको मिलेंगे, सिख कम्युनिटी मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी कनाडा में। और आप सोचिए, इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी कनाडा में रह रही है, और उसके अलावा यूके वगैरह हर जगह है, लेकिन जब रेफरेंडम होता है तो कितने कम वोट इनको मिलते हैं। तो जब इतने कम वोट मिलते हैं तो ये बात जाहिर सी साफ हो जाती है कि ज्यादातर जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर एंटी खालिस्तानी है। बहुत कम ही लोग हैं जो मूवमेंट को चलाए रखे हैं, और इसीलिए भारत सरकार जो है, क्योंकि कोऑपरेशन बना रहता है, इसीलिए भारत सरकार जो है ऐसे मामलों को डील करने में समर्थ रहती है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड की, तो आप देख सकते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट लगभग $4 बिलियन का है, और साथ में इंपोर्ट भी $4 बिलियन का है, यानी कि जो ट्रेड है वो भी बैलेंस्ड आपको देखने को मिलेगा, और लगभग $8 बिलियन का टोटल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए 2010 से नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई एक ट्रेड डील पैक्ट साइन किया जाए, जहां पर भारत के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कस्टम ड्यूटी फ्री एंट्री कनाडा में मिले, और कनाडा के कुछ प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री मिले। ठीक है, अब देखेंगे उस ट्रेड डील पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर रिलेशंस की बात करें तो 2023 के अंदर फरवरी में अगर आप देखेंगे तो कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जारी की थी। यानी कि कनाडा ने क्या करा, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको जारी करा, जैसे यूएस करता है, और उसमें भी कनाडा ने इंडिया को आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखा। यानी कि ये बात पूरा वेस्ट जानता है कि जियोपॉलिटिक्स में अगर खासतौर पर इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो चाइना को अगर आपको काउंटर करना है तो भारत को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए वेस्ट जो है कनाडा को थोड़ा शांत करने में लगा रहता है, जैसे कि यूके प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस, ये सब चाहते हैं कि भाई भारत जो है, भारत को इस समय नाराज ना किया जाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक कारण के अलावा ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक कारण है। तो यहां पर कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जारी करी, और यहां पर इंडिया से अपनी टाइज जो है, अपने संबंध दोबारा से उनको रीसेट करने की यहां पर बात की गई। लेकिन ये सारी बातें जब हम देखते हैं, उसके अलावा फिर जब हम ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ उनकी सिंपैथी देखते हैं, तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशंस में, ये आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में अगर बात करें, जिस ट्रेड पैक्ट की हम बात कर रहे थे कि 2010 में नेगोशिएशन शुरू हुए थे, ठीक है, 2010 में नेगोशिएशन शुरू हुए थे, और आज तक वो ट्रेड पैक्ट जो है साइन नहीं हो पाया है। और अब फाइनली इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप देखेंगे कि इस ट्रेड पैक्ट को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है कनाडा के द्वारा इनडेफिनाइट टाइम के लिए। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है हमारी ट्रेड डील पर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज, फिर डिप्लोमेटिक इश्यूज, किस तरह से हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ट्रेड पैक्ट्स को, डील्स को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इंडिया और कनाडा का यहां पर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। उसके अलावा 6ठी से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम कर रहे हैं बहुत डिटेल में। यहां पर आप देख सकते हैं प्लस कोर्स में। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, SMK लाइव कोड लगाएंगे। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स अगर खरीदना है 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर कोड लगाएंगे SMK लाइव। 2024 और 25 के लिए 1 और 2 साल के दोनों ही बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहां पर भी आपको आरंभ बैच देखने को मिलता है, कोड वही रहेगा SMK लाइव। फाउंडेशन बैच है, 0 से तैयारी शुरू कराई जाएगी। ठीक है, और यहां पर भी 2025 का बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच 0 से तैयारी कराई जाएगी, और कोड रहेगा SMK लाइव। 1-on-1 मेंटोरशिप प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ में कॉम्बैट टेस्ट है, कॉम्बैट टेस्ट है 24 सितंबर 2023 को 11 बजे, जिसके अंदर 10 करोड़ तक प्राइज जीत सकते हैं, और 100% तक स्कॉलरशिप यानी कि फ्री आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी अनअकैडमी के द्वारा, जिसके अंदर आपको एसए का पेपर दिखेगा, सीसैट का पेपर दिखेगा। इनको आप देख सकते हैं, कोड दोस्तों वही रहेगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं, और ऑफलाइन सेंटर भी दिल्ली में मिलेगा जिसका कोड सेम रहेगा SMK लाइव। यहां पर ऑफलाइन सेंटर में भी आप देख सकते हैं चीजों को किस तरह से, जो भी ऑफलाइन स्टडीज प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सवाल का जवाब लेते जाएंगे कि कोमागाता मारू जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये 2014 का एक इंसिडेंट है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट माना जाता है। और बाद में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भारत से इस चीज की माफी भी मांगी थी, रेकन्सिलिएशन किया था। ठीक है, चलिए, अगर बात करें 2023 का एक क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।